हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल वाली चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, यानी कि कोशिका और उसके अंगक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को गुणसूत्र कहते हैं। अब देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक चीज़ बताई थी कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। फिर ये न्यूक्लियस जब मैंने बाहर निकाला था तो यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को जब देखते हैं हम तो बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को हिंदी में भी क्रोमेटिन ही कहते हैं। पर एक टाइम आता है जब ये क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है और एक चार ऐसे सीजर की तरह एक शेप ले लेता है और बीच में जुड़ा होता है फ्रॉम सेंट्रोमियर। इस क्रोमोसोम के ऊपर यानी कि गुणसूत्र के ऊपर बड़े सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, धागे की तरह स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो धागे वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब इनको बाहर निकाला जाता है तो ये दिखते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, जिसको क्या बोला था हमने? डीएनए। डीएनए हमारा क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसमें पेरेंट्स की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी स्टोर होती है, और जो हमें नए नए ट्रेट्स मिलते हैं, कैरेक्टर मिलते हैं, वो भी स्टोर हो जाते हैं। और जब मैंने डीएनए को उठाया, इसका एक सेगमेंट बाहर निकाल लिया, तो उस सेगमेंट को बोल दिया था जीन। ठीक है, तो डीएनए के एक सेगमेंट को जब मैंने उठाया तो उसको बोला था जीन। तो आज हम बातचीत करेंगे किसके बारे में? इस क्रोमोसोम के बारे में। सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उनके अंदर 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, 23 का भी अगर डिवीजन कर दिया जाए तो इसको हम कर सकते हैं 22 और 1 के अंदर। ये जो 22 होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं आपके सोमैटिक सेल्स के अंदर। अब ये सोमैटिक सेल के क्या होते हैं वो देखते हैं। पहले एक देख लो कौन से हैं। ये है आपके जर्म सेल के। देखो, जो प्रजनन वाले सिस्टम होते हैं ना, अपने प्रणालियाँ होती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पे जो क्रोमोसोम पाया जाता है वो ये वाला पाया जाता है, जो एक पेयर रहता है। तो जितना भी आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर कौन से मिलेंगे मेजॉरिटी? तो वो मिलेंगे आपको एक पेयर वाले, जो होता है आपका एक्स हो गया, वाई हो गया। तो ये सिर्फ कहाँ पे मिलते हैं आपको? जर्म सेल्स, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेल्स होते हैं वहाँ पे मिलते हैं। देन ये जो बाकी के 22 बचे, दीज वन, इनको बोलते हैं सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल, बाकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको छोड़ दो, बाकी सारी जो आपकी बॉडी बची उनके जो सेल्स होते हैं उनमें ये बाकी के 22 होते हैं। ठीक है, इनकी अलग अलग शेप्स होती हैं। बस अभी के लिए इतना ही याद रखो। अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हमने क्या कहा? डीएनए। और डीएनए जो होता है ये टाइटली पैक होता है एक प्रोटीन के साथ, जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कुछ ऐसे बैठी होती है, और वो जो आपने देखा ना भी डीएनए का स्ट्रक्चर, वो इसके ऊपर ऐसे बाउंडेड होता है पूरे इसमें। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। और ये क्या है? तो ये है आपका डीएनए। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि जो आपका डीएनए है इसकी लेंथ अराउंड 2.2 मीटर्स तक चली जाती है। अब सोचो, सेल जो कि दिखाई भी नहीं दे रहा, तो ये 2.2 मीटर की जब चीज़ को स्टोर करके रखना है तो इसको कंडेंस करना पड़ेगा, सिकोड़ना पड़ेगा इस तरह से कि वो बाहर ना निकले। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस अगर डीएनए को आप पूरा का पूरा खोल दो, वो जो उसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इसको अगर आप पूरा ओपन कर दो, ऐसे अनकॉइल कर दो, तो ये अराउंड 6 फीट यानी कि 2.2 मीटर के आसपास आपको इसकी लेंथ मिल जाती है। तो तभी इसकी पैकेजिंग जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस के अंदर। अब सेल कहाँ आपका? माइक्रोमीटर्स में। और कहाँ भी डीएनए की लेंथ है 2.2 मीटर्स तक। तो अब लगा लो हिसाब, कितनी तगड़ी पैकिंग हो रखी है इसके सेल के अंदर, और फिर हर एक सेल के अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, इसी वजह से हिस्टोन प्रोटीन दे रखी है सेल ने कि इसके ऊपर ही कॉइलिंग करनी है जितनी भी करनी है तुमको। ठीक है, सो ये था क्रोमोसोम के बारे में। एक होते हैं आपके सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की जब बात करेंगे, इनका बस अभी आपको एक छोटा सा फंक्शन याद रखना है, वो है सेल डिवीजन। अब याद करो, स्टार्टिंग में हमने एक पिक्चर देखी थी कि सेल ये था छोटा सा, सेल से फिर फर्दर क्या बने थे? टिश्यू बने थे, उत्तक जिसको बोलते हैं। अब ये उत्तक ऐसे थोड़ी बन गए, बाहर से थोड़ी आएंगे सेल। यही सेल, एक अकेला सेल जो है वो बार बार डिवाइड करेगा। एक टाइम आएगा ये डिवीजन अपनी रोक देता है पूरी तरह से, और जब रोक देता है तो उसके बाद क्या होता है? आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है, यानी कि आपकी रिपेयरिंग तो चलती रहती है बॉडी की, पर आपकी हाइट एक सर्टेन पीरियड तक ही इंक्रीज करती है। तो ये सेंट्रोसोम का क्या काम होता है? सेंट्रोसोम जो होता है, ये साइड में आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। ठीक है, ये जो साइड में दिख रहे हैं इनको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं इनको बोलते हैं। जो सेंट्रियोल है आपका, सेंट्रियोल को अगर देखोगे तो ऐसे सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर जो हैं वो आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं सेंट्रोसोम। इनका मेन काम क्या है? तो इनका मेन काम है सेल को डिवाइड करवाने का। ये अभी टॉपिक आएगा आफ्टर
सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल वाले की चैप्टर के बाद सेल डिवीजन का, वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से ये जो सेल है ये डिवाइड करता है। तो सेंट्रोसोम यहाँ पे आपको याद रखना है। सेंट्रोसोम का काम है सेल की विभाजन, कोशिका का विभाजन। और बायोलॉजी के अंदर एक चीज़ बहुत खास है, वो क्या है कि यहाँ पे जितने भी शब्द होते हैं, डिवीजन हो गया या फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया, दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है, ठीक है। तो एनिमल्स के केस में, एनिमल जो सेल होती है, एनिमल सेल के केस में आप देखोगे क्या प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम। और वहीं पे अगर चलें फंक्शन देखें सेंट्रोसोम का क्या क्या है, तो एक तो बता दिया सेल डिवीजन का है, और यही इसका एक इकलौता काम है एनिमल सेल के केस में। अब प्लांट्स के केस में इसकी अपीयरेंस थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो वहाँ पे इसको जो सेंट्रोसोम है ना बोल के उसको बोल देते हैं पोलर कैप्स। क्या बोल देते हैं? पोलर कैप्स। जो पोलर कैप्स होती हैं वो स्टार की तरह ऐसी अपीयरेंस ले लेती है। सेंट्रोसोम तो आपको ऐसे सिलेंड्रिकल पाइप्स की तरह दिखेगा ना, पर वहाँ पे जो होता है वो ऐसे एस्टर या फिर स्टार लाइक अपीयरेंस ले लेती है, जिनको हम बोल देते हैं पोलर कैप्स। तो पी फॉर पोलर, पी फॉर प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो सेंट्रोसोम होता है वो कैसा दिखाई देता है? स्टार की तरह दिखाई देता है। पोलर स्टार भी होता है ना एक, तो उससे याद रख लेना। मतलब अगर प्लांट्स के अंदर आप सेल डिवीजन देखोगे, अब उनकी भी तो ग्रोथ हो रही है, एक छोटा सा पौधा होता है, कहाँ पे एक बड़ा ट्री खड़ा हो जाता है प्रॉपर, तो उसमें भी तो सेल डिवाइड हुआ होगा, तभी दिखाई दे रहा है। तो जब उनमें सेल डिवाइड होता है वो किसकी हेल्प से होता है? वो होता है फ्रॉम द पोलर कैप्स, ठीक है, पोलर कैप्स में होता है। उसके बाद देखेंगे वैक्यूल, एक और ऑर्गेनेल आपको मिल जाता है, या पार्ट बोल लो इसको, ऑर्गेनेल तो नहीं बोलेंगे, पार्ट बोल लेंगे। रिक्तिकाएँ जिसको बोलते हैं, वैक्यूल, रिक्तिकाएँ भी इसको बोलते हैं। अब देखो इसका फंक्शन क्या होता है। जो वैक्यूल होता है ना, पहले तो इसकी मेम्ब्रेन देखेंगे। मेम्ब्रेन का मतलब है ये जो वाटर दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये वाला, इसके बाहर की ये जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो झिल्ली है, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? उसका एक अलग नाम है, तो उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट ही रहता है हिंदी के अंदर भी, तो इस तरह से लिख लें आप, टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट की जब बात करते हैं तो ये होती है मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। स्टोरेज सैक की तरह ये एक्ट करती है, इट एक्ट लाइक अ स्टोरेज सैक। स्टोरेज सैक का मतलब है एक बोरी है जिसके अंदर आप सामान को रखे जा रहे हो। तो ये क्या क्या चीज़ें स्टोर करता है? वाटर आ गया, पानी। मैंने बताया था ना आपको जब सेल वॉल पढ़ी थी हमने, कि जो प्लांट होता है उसको तो पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बारिश होती है, रेन होती है, तो वो एक्सेस ऑफ वाटर कंज्यूम कर लेता है, ताकि जब सूखे वाला टाइम चले तो उसके पास पानी अवेलेबल हो। तो उसी वजह से जो प्लांट सेल हैं उनको दी गई है सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है? उस वैक्यूल को फटने से बचाती है, कि अगर ओवर कंजप्शन भी सेल कर रहा है पानी की तो वो सेफ रहे, फटे ना। तो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है वो सेल को, कोशिका को, ठीक है। तो यहाँ पे पानी भी स्टोर करके रखता है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को भी स्टोर करके रखता है। जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा फॉर्म में स्टोर हुआ होता है तो उसको बोल देते हैं ग्लाइकोजन। एनिमल सेल के केस में ग्लाइकोजन आ जाता है। वैसे अगर प्लांट्स के बारे में बातचीत हो रही होगी तो वहाँ पे आप देखोगे, वहाँ पे स्टार्च भी बोल लेते हैं हम, ठीक है। स्टार्च जो होता है ये स्टोर्ड फूड मटेरियल, यानी कि जो फ्यूचर में जब ऑटम सीजन भी तो आता है, एक पतझड़ जब लगती है, तो पत्ते ही अगर झड़ गए तो किचन तो ख़त्म ही हो गया प्लांट का। तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये पहले ही कुछ ग्रैन्यूल को स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और एनिमल्स के केस में ग्लाइकोजन होता है, आपने फिर सुना होगा फैट्स यानी कि वसा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टोर होती रहती हैं, और अल्टीमेटली जब ज़रूरत पड़ती है, ऐसा टाइम पीरियड आता है एमरजेंसी वाला, जब खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा होता, तब जाके ये यूटिलाइज होते हैं। उसके बाद प्लांट्स के सेल में अगर देखोगे तो रिक्तिका जो होती है वो बड़ी होती है इफ़ कंपेयर टू द एनिमल सेल। क्यों होती है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग को थोड़ी है वैक्यूल की ज़रूरत। उनको जब भूख लगती है वो खाना बना के खा लेते हैं, उनको जब प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं। उनको थोड़ी होता है ऐसे कि स्टोर करके रखना पड़ेगा, कैमल की तरह की स्टोर करके रखना पड़ेगा फ्यूचर में, ताकि एमरजेंसी आए तो। हाँ, वेस्टेज से नहीं है यहाँ पे मतलब, यहाँ पे बॉडी से मतलब है। कहीं बोलेंगे कि मैम पानी जो है वो वैसे स्कार्सिटी हो रही है, उसकी कमी हो रही है, तो वो सारी चीज़ें नहीं यहाँ पे जोड़नी। यहाँ पे बॉडी की बात हो रही है सिर्फ, किस किस की बॉडी? एक तो एनिमल की बॉडी, एनिमल में ही ह्यूमंस आ जाएंगे, और साथ में प्लांट की बॉडी, तो प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इन सब में क्या है? वैक्यूल प्रेजेंट है। अब इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम नाम दे देते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो होती है ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है। सेल सैप से ये फिल होता है। सेल सैप क्या होता है? अब आपने देखा होगा दो तरह के मच्छर जो होते हैं ना, दो उसमें जेंडर होते हैं, एक होता है आपका मेल, एक होती है फीमेल। मेल की अगर बात करेंगे ना तो वो खून नहीं पीता, वो पीता है पानी वगैरह। तो वो कहाँ पे कंज्यूम करता है? ये जो प्लांट की सेल सैप होती है। सेल सैप कहाँ पे होती है? ये वैक्यूल के अंदर होती है। क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं? तो इसमें शुगर होगी, यानी कि ग्लूकोज,
अमाइनो एसिड्स होंगे, प्रोटीन बोला था ना, तो उसकी जो छोटे वाली यूनिट होती है उसको ही बोलते हैं अमाइनो एसिड। कुछ वेस्ट चीज़ें भी होंगी, स्टोर करके रखी होंगी। क्यों रखते हैं वेस्ट चीज़ों को? पहले देख लिया जाता है कि सेल को उसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली, और अगर देख लिया कि सेल को नहीं पड़ेगी उसकी ज़रूरत, तो फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और बाहर कौन बैठा होता है? लाइसोसोम बैठा होता है, जिसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। वो देखेगा कि अच्छा वैक्यूल ने बाहर निकाला है कुछ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट जो होता है वो टॉक्सिन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी भी हो सकती है जो गलती से आपके वैक्यूल ने स्टोर कर ली थी। तो वो सारी चीज़ें जो है वो बाहर निकाल दी जाती हैं, और जब बाहर निकल जाती हैं तो उनको कौन ख़त्म कर देता है? लाइसोसोम। ठीक है, तो इसी सेल सैप के ऊपर जो आपके मच्छर होते हैं, मेल मच्छर जो होते हैं, वो इसी सेल सैप के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि वैक्यूल तक अपना इंजेक्शन लगाते हैं। प्रोबोसिस बोलते हैं उनके दांत को। उसके बाद आता है वैक्यूल का फंक्शन क्या क्या है। नाउ रिक्तिकाओं के अगर फंक्शन देखें कि वो क्या काम करते हैं, तो एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो मेंटेन करके रखता है, यानी कि प्रसारणी दबाव। कैसे? आपका सेल था, बाहर से सेल वॉल थी, तो सेल वॉल थी और यहाँ पे अंदर क्या था? वैक्यूल था, जिसके बाहर से क्या लगी हुई थी? टोनोप्लास्ट लगी हुई थी। ऑस्मोटिक मतलब जितना पानी अंदर चाहिए उतना फिट कर लेगा कि फटे भी ना सेल। हमने 3 तरह के सॉल्यूशन देखे थे ना, याद है ना आपको? हाइपरटोनिक पढ़ा था, एक हाइपोटोनिक पढ़ा था, और एक पढ़ा था आइसोटोनिक। अल्टीमेट जो एम होता है वो होता है आइसोटोनिक बनना। तो यहाँ भी ये आइसोटोनिक वाली स्टेज में ही रहता है, ताकि श्रिंक भी ना करे और सिकुड़े भी ना, और जो आपका श्रिवल बोलते हैं वो जिसको आप, और साथ में फटे भी ना। ठीक है, ब्लास्ट भी ना हो, ब्रस्ट भी ना हो, ब्रस्ट बोल सकते हो, बर्स्ट। फटना भी नहीं चाहिए और सिकुड़ना भी नहीं चाहिए। उसके अलावा जो टॉक्सिक मेटाबॉलिक होते हैं उनको भी स्टोर करके रखता है, यानी कि विषाक्त चयापचय। चयापचय जो होता है इसको मेटाबॉलिक को ही बोलते हैं चयापचय। मेटाबॉलिक क्या होती है? जितनी भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उन सभी को ही क्या बोलते हैं हम? उनको बोल देते हैं दैट इज़ चयापचय। जितना भी बाय प्रोडक्ट बच जाता है सेल के अंदर, या फिर कोई एंड प्रोडक्ट बच जाता है प्लांट सेल का, वो भी कहाँ पे स्टोर हो जाता है? वैक्यूल के अंदर हो जाता है। उसके अलावा प्लांट जो सेल होता है उसको ये रिजिड बना के रखता है, इसी की वजह से तो रिजिड है सेल। सेल वॉल जो होती है वो तो प्रोटेक्शन दे रही है कि कल को ये मेम्ब्रेन जो होती है थोड़ी पतली होती है, तो उसी की वजह से सेल्यूलोज की यहाँ पे माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे धागे प्रेजेंट होते हैं कि सेल फटे ना। पर जो रिजिडिटी है असली में, या ऑस्मोटिक प्रेशर जो बैलेंस करा हुआ है, वो किसने करा हुआ है? वो करा है वैक्यूल ने। ठीक है, तो ये वैक्यूल के फंक्शन थे। हमने बोले थे 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के बेसिस पे 2 तरह के सेल्स होते हैं। न्यूक्लियस यानी कि दोबारा से किसकी बात हो रही है? नाभिक की। कौन कौन से पढ़े थे? 2 कोशिकाएं। तो एक पढ़ी थी प्रो, यानी कि कोई चीज़ बहुत पुरानी हो चुकी है, प्रो। कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोट कहीं पे भी शब्द दिख जाए इसका मतलब रहता है न्यूक्लियस। ठीक है, और यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि जिसके पास सच्चा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको क्या बोल देते हैं? यू कैरियोट। अब सबसे पहले तो प्रोकैरियोट की बात करेंगे। जो प्रोकैरियोट हैं, एक चीज़ तो क्लियर है कि इनका जो न्यूक्लियस होगा या तो वो बिल्कुल ही एब्सेंट होगा, या तो अगर फिर प्रेजेंट होगा तो बिल्कुल ही ऐसे सिंपल सा स्टाइल होगा, उसका प्रिमिटिव स्टाइल होगा। ये जो शब्द होता है ना प्रिमिटिव, इसको आप यूज़ कर सकते हो साइंस में सिर्फ, कि कोई चीज़ पुरानी है या सिंपल है, उस चीज़ को शो करने के लिए। पर जब भी आप जैसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं तो प्रिमिटिव को अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? ये इन्फीरियॉरिटी दिखाता है कि तुम खुद को बड़ा सुपीरियर मान रहे हो एंड बाकियों को इन्फीरियर मान रहे हो। तो प्रिमिटिव जो है साइंस में यूज़ कर लेते हैं। वैसे अगर ये आपके ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंस एंड ऑल, उसमें ये यूज़ नहीं करने होते। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे। नाउ प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें, ये हमेशा ही आपको यूनिसेल्युलर मिलेंगे, यानी कि एक कोशीय मिलेंगे। एक कोशिका, एक ही कोशिका होगी जो कि पूरी बॉडी की तरह फंक्शन करेगी। जैसे हमने देखा ना, ह्यूमन बीइंग तो मिलियन ऑफ सेल्स के बन रखे हैं, मिलियन ऑफ कोशिकाओं के बन रखे हैं, पर ये जो होगा प्रोकैरियोट, ये सिर्फ एक ही सेल का बना होगा, इसमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस यानी कि नाभिक या तो प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट हुआ तो बहुत ही सिंपल स्टाइल में पड़ा होगा। कैसे पड़ा होगा? हमने देखा ना, अभी न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है और एक थ्रेड लाइक मटेरियल पड़ा हुआ है। वैसा नहीं मिलेगा कुछ नहीं आपको न्यूक्लियस, बस ऐसे पड़ा होगा। ये थ्रेड जो है वो जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में होगा, या तो वो डीएनए होगा या तो वो आरएनए होगा, बस इतना सा पड़ा होगा प्रोकैरियोट्स के केस में। ठीक है, तो एक कोशीय यानी कि हमेशा ही आपको कैसा मिलेगा? ये यूनिसेल्युलर मिलेगा। इसका जो न्यूक्लियस होता है जहाँ पे प्रेजेंट होगा
वहाँ पे ये फ्रीली सस्पेंडेड होगा, मतलब सेल ये है, साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है, द्रव्य जो हमने पढ़ा था, और ये जो न्यूक्लियोइड है ये ऐसे ऐसे घूम रहा है सारी जगह, जैसे ऑर्गेनेल घूम रहे हैं ना वैसे घूम रहा है। जबकि यूकैरियोट्स के केस में इसने अपना एक प्रॉपर पोजीशन रखा है। जैसे अगर प्लांट की बात करूँ तो थोड़ा सा आपको साइड में मिलेगा, जबकि एनिमल्स की बात करेंगे तो सेंटर में मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट सेल में हमने देखा वैक्यूल ही बहुत बड़ा हो जाता है, और जब कोई चीज़ बड़ी हो जाती है तो छोटी चीज़ों को साइड में धकेल देती है। तो इस वजह से प्लांट सेल में आप देखोगे कि जो न्यूक्लियस है वो आपको थोड़ा सा साइड में मिल जाता है, जबकि एनिमल सेल में जब देखोगे तो एनिमल सेल के केस में आपको सेंटर में ही मिलता है, क्योंकि उनके जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है जी। तो न्यूक्लियोइड पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का मतलब है यहाँ पे बातचीत हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइजोसोम हो गया, और बताओ गोल्जी एपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये सारी ऑर्गेनेल जो होती हैं यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। पर हाँ, एक ऑर्गेनेल जो है वो प्रेजेंट होती है जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है इसका काम क्या था? प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना, प्रोटीन बनाने का। उसके अलावा अगर सेल वॉल देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, इन सब चीज़ों की बनी होती है। एग्जाम्पल हमने देखा था पहले बैक्टीरिया का। जब हमने बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देखा था तो वहाँ पे हमने बोला था कि जो इनकी मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है किस चीज़ की? पेप्टाइडो ग्लाइकन। उसके बाद ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कई जगह पे आपको सेक्सुअल भी मिलती है पर जेंडर नोन नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। नाउ यूकैरियोट्स की अगर आप बात करोगे तो ये एक सेल वाले भी हो सकते हैं, यानी कि एक कोशिका वाले भी हो सकते हैं, या फिर बहुकोशिका वाले भी हो सकते हैं, यानी कि मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। जो न्यूक्लियस होगा इन केस ऑफ यूकैरियोट वो पूरी तरह से डिफाइंड होगा। डिफाइंड का मतलब है कि एक सेल है आपके पास, सेल के अंदर एक कमांडर बैठा हुआ है जो कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये बाहर वाली मेम्ब्रेन आ गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये क्या बैठा है यहाँ पे? ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या है? छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। और राइबोसोम्स की बाद अगर बातचीत करें यहाँ की, ये जो खाली वाला मटेरियल रह गया, यहाँ पे क्रोमेटिन पड़ा हुआ था। क्रोमेटिन ही बाद में जब कंडेंस होता है, टाइट हो जाता है, तो उसका बन जाता है क्रोमोसोम। ये सेल डिवीजन में देखेंगे कि कैसे बनते हैं। और फिर क्रोमोसोम जब देखते हैं हम, वो कुछ ऐसा दिखता है आपको, और इसके ऊपर भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डीएनए निकल के आया, और डीएनए का भी अगर सेगमेंट निकाल लेते हैं तो वो निकल के आएगा जीन। ठीक है, तो ये देखा हमने यूकैरियोट्स में। उसके बाद जो साइज़ होता है सेल का वो काफ़ी बड़ा होता है यूकैरियोट्स का, अगर आप प्रोकैरियोट्स से कंपेयर करोगे उस चीज़ को। बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, मतलब वो जो माइटोकॉन्ड्रिया पड़ी, लाइजोसोम पड़ी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे दो तरह के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पे उनकी सेल्यूलोज से बनी होती है सेल वॉल। वैसे ही कवक का भी बताया था मैंने, यानी आपको फंगस का भी बताया था, कवक जिसको हमने बोला था। तो इसकी किस चीज़ की बनी थी? इसकी बनी थी काइटिन की। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप्स के यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो इस तरह से इनकी अपीयरेंस रहती है जो प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट है। ये देखो एक एक्स्ट्रा चीज़ और मिल जाएगी आपको प्रोकैरियोट में, ये धागे धागे से प्रेजेंट होते हैं जो इनको मूव करने में हेल्प करते हैं। आपने कभी ना, जैसे आपकी अर्थ वॉर्म्स होते हैं, केंचुए, उनको चलते हुए देखा हो तो वो ऐसे चलते हैं, जैसे ये सीधा है ना, जब चलेगा तो ऐसे बीच में ऐसे बनाएगा, फिर चलेगा आगे को, फिर यहाँ पे बनाएगा, फिर से आगे को चलेगा। तो इस तरह से ऐसे ऐसे करके ये अजीब से मूव करते हैं। तो जो फ्लैजेला होते हैं ना बैक्टीरिया वगैरह के केस में या प्रोकैरियोट्स के केस में, कहीं पे सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, पिल्लाए प्रेजेंट होते हैं, अभी बताती हूँ इनके बारे में। पर पहले फ्लैजेला देखो। फ्लैजेला जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में, और ये भी ऐसे ही मूवमेंट देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। एंड ये पिल्लाए हो गए, कई जगह पे आप सीलिया पढ़ोगे। सीलिया करते हैं हेल्प इन रिप्रोडक्शन। जैसे इसको दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच होना होगा ना, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर अपने अपने सीलिया से इंसर्ट करते हैं, और फिर जो न्यूक्लियोइड होता है वो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, रिस्पेक्टिव जिसने भी ट्रांसफ़र करना होता है। तो इस तरह से इनकी रिप्रोडक्शन चलती है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे जेंडर नोन नहीं होता तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने क्या देखा? न्यूक्लियोइड देखा कि ऐसे पड़ा हुआ है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, बिल्कुल प्रोकैरियोट इसी वजह से बोला क्योंकि इसका न्यूक्लियोइड फ्रीली पड़ा हुआ है। जबकि आप अगर यूकैरियोट का देखोगे यहाँ पे तो प्रॉपरली बैठा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी आपको ठीक से दिखाई दे रहा है। तो ये आपको मिल जाता है यूकैरियोट्स का सेल।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो उसके अलावा हमने क्या क्या देखा कि जो सेल ऑर्गेनेल्स थे, अंगक थे, कोशिका के अंगक थे, वो भी यहाँ पे एब्सेंट है। एब्सेंट दिख रहा है ना आपको, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिखा है, ना लाइजोसोम लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं लिखा हुआ है। पर अगर नीचे वाले सेल को देखोगे यूकैरियोट वाले, यहाँ पे आपको बड़ी सारी ऑर्गेनल दिखाई दे रही हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल हो गया, गोल्जी अपरेटस आ रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। एक आता है बैक्टीरियल सेल, जीवाणु कोशिका जिसको बोलते हैं, तो ये इसकी पूरी अपीयरेंस है जो कि हमने अंडरस्टैंड कर ली। प्लांट सेल, ये देखो, ये हमने देख लिया था कि इसके पोर्स जैसे प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। अब चीज़ें भी तो एक्सचेंज करनी है ना, ये तो नॉन लिविंग वाला पार्ट आ गया, और जब नॉन लिविंग पार्ट है तो ये तो एक्सचेंज ही नहीं करने देगा, और जब एक्सचेंज ही नहीं करने देगा तो सेल अंदर मर ही जाएगा। तो उसी वजह से बाहर इसको मिल रखी है सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी थी? सेल्यूलोज की। ठीक है, अब देखो ये बीच में है इसका, बिल्कुल वैक्यूल जो है इसका बिल्कुल आपको बीच में दिखाई देगा, जबकि एनिमल्स का सेंटर में दिखा था। अभी ये जो सेल दिखाया ना आपको, यहाँ पे सेंटर में दिख रहा है, ये किसका सेल है? एनिमल का है। उसके बाद देखोगे आप एनिमल सेल, तो इसका न्यूक्लियस देखो बिल्कुल सेंटर में पड़ा है, और ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये हैं इसके रिक्तिकाएँ यानी कि वैक्यूल्स। तो इस तरह से ये डिफरेंस आ जाते हैं। और क्या दिख रहा है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो है यहाँ पे प्लास्टिड प्रेजेंट है। प्लास्टिड के अंदर हमने 3 चीज़ें देखी थी, एक देखा था क्रोमोप्लास्ट जो कलर प्रोवाइड करता है, एक देखा था क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस करवा रहा था, प्रकाश संश्लेषण जिसको हमने बोला था, फोटोसिंथेसिस, फूड बना रहा था। उसके बाद हमने देखा था ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हमने देख लिया था, कैसा था? जो ऑयल वगैरह हो गए वो सारी चीज़ें स्टोर कर रहा था, कलरलेस था। उसके बाद हमने देख लिया एनिमल सेल। एनिमल सेल के केस में आपको सेल वॉल नहीं दिखेगी, डायरेक्टली झिल्ली प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी आप बोलते हो या प्लाज्मा लेमा भी आप बोल देते हो, तो ये चीज़ें दिखाई देंगी। बाकी सेंट्रियोल यहाँ पे दिख रहा है, जबकि आप यहाँ पे नोटिस करोगे अगर प्लांट सेल को, तो यहाँ पे कोई सेंट्रियोल नहीं दिखता। इसके केस में होते हैं आपके पास पोलर बॉडीज़ या पोलर कैप्स, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पोलर कैप्स। ठीक है, अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देख लो। तो सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। एनिमल खुद थोड़ी बनाते हैं अपना फूड। एंड सेल वॉल यानी कि कोशिका की भित्ति प्रेजेंट है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल में एब्सेंट है। प्लांट सेल अपना फूड खुद बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, जबकि एनिमल सेल नहीं बना पा रहे। स्टोर्ड फूड मटेरियल जो होता है प्लांट सेल का वो स्टार्च आ जाता है, वहीं पे अगर एनिमल्स के केस में देखोगे वो ग्लूकागन आ जाएगा। वैक्यूल का साइज़ काफ़ी बड़ा होगा प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में वो छोटा होगा और बहुत सारे वैक्यूल्स होंगे छोटे छोटे। सेंट्रियोल एब्सेंट था प्लांट सेल में, पर सेंट्रियोल की जगह पे क्या थी? पोलर कैप थी। डिवाइड तो वो भी करेंगे ना, तो पर सेंट्रियोल अगर लिखा हो ना प्लांट सेल में कि सेंट्रियोल प्रेजेंट है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि उसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म डिफरेंट होती है सेंट्रियोल के कंपैरिजन में। जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है, और सेंट्रियोल का क्या काम है? सेल को डिवाइड करने का। अब यहाँ पे सेल की प्लॉइडी समझ लेते हैं। आपने सुना होगा हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। अभी सिर्फ इतना याद रखना है, हैप्लॉइड होता है 1n यानी कि 23, और डिप्लॉइड होता है आपका 2n यानी कि 23 × 2 46। ठीक है, सेल जो होती है 2 तरह से डिवाइड होती है। एक तो हमारी पूरी बॉडी के डिवाइड कर रहे हैं सेल, ठीक है, पर ये सेम टाइम के ऊपर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल भी डिवाइड कर रहे हैं, और जब वो डिवाइड करते हैं ना तो 46 से वो बचते हैं, आधे हो जाते हैं और बचते हैं 23। तो उस कंडीशन को बोल देते हैं हम हैप्लॉइड। अगुणित जिसको बोलते हैं अगुणित। द्विगुणित को बोल देते हैं डिप्लॉइड, द्विगुणित यानी कि 2n। जो बाकी बॉडी के आपके पार्ट्स बच के उसमें 23 × 2 ही रहते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स आपको मिल जाएंगे। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल में, दैट इज़ इन योर चैप्टर नंबर 2 सेल डिवीजन। उसके बाद एग्जाम्पल अगर देखोगे तो गैमीट्स आ जाएंगे, जैसे मेल्स के केस में आ जाते हैं शुक्राणु, और दूसरे फीमेल्स के केस में आ जाता है डिम्ब यानी कि ओवम। तो इनकी जो सेल्स होती हैं वो 1n होती हैं, यहाँ पे भी क्या होती हैं 1n। तभी तो फिर ये स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलेंगे तभी तो बनेंगे ना 2n, और जब 2n होंगे तो अगले बच्चे में कितने आ जाएंगे 46। फिर बच्चे के केस में भी सेम होगा, सोमैटिक सेल के अंदर 2n मिलेगा, और जो आपके जर्म सेल्स होंगे उनमें 1n मिलेगा। फिर जो भी इसके वाइफ हैं हस्बैंड होंगे रिस्पेक्टिवली, उनसे इनको 1n मिलेगा, और जब 1n मिलेगा तो बन जाएंगे 2n। तो इस तरह से ये चेंज चलती है। पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देख लो, जितने भी सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी के एक्सेप्ट गैमेट, वो सारे कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, यानी कि 2n, उनके अंदर क्रोमोसोम 46 ही रहते हैं। ठीक है जी, अब करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, सेल साइकिल, माइटोसिस एंड
मियोसिस। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.